हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 11 सीबीएसई का अकाउंटेंसी। पिछले वीडियोस के अंदर हम शुरू कर चुके थे जहां पे हम देखे थे क्या होता है अकाउंट्स और अकाउंट्स में यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स का मीनिंग हम ऑलरेडी देखे थे। अब हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स में यूज होने वाले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जिसको बोला जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब अकाउंट्स में यूज होने वाले कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसका मीनिंग जानना जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए हमको अकाउंटेंसी में यूज होने वाले टर्म्स एंड अकाउंट्स में यूज होने वाले प्रिंसिपल्स का मीनिंग समझना जरूरी होगा, राइट? तो विल स्टार्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बट बिफोर वी स्टार्ट यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप को जरूर से डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना। वहां पे बहुत सारे वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स सब कुछ अवेलेबल रहेगा। प्लस कुछ ग्रुप्स के लिंक भी हैं, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा रिलेटेड टू एग्जाम्स एंड एवरी अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आज का अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखना, इट मीन्स द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस that must be followed at the time of preparation of books of accounts। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते समय कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसका मीनिंग जानना जरूरी है। दे आर कॉल्ड एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इसको क्या बोलते हैं? गैप बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्लियर है? तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं हम यहां पे देखते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बिजनेस एंटिटी और अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। ये जो बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल है, ये सबसे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स माना जाता है। ये क्या बोलता है? देखना, ये बोलता है कि जो बिजनेस है, जो बिजनेस है और जो बिजनेस मैन है, ओनर है, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों सेपरेट हैं इन द आईज ऑफ द अकाउंट्स। तो अकाउंट्स के नजरिए में बिजनेस अलग है और जो बिजनेस मैन है वो अलग है। तुम ऐसा सोच लो, इन दोनों के बीच में एक दीवार है, सोच लो एक इमेजिनरी दीवार है इन दोनों के बीच में। बिजनेस अलग है और बिजनेस मैन अलग है। हम सारा ट्रांजेक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं? हमेशा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस मैन, राइट? तो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस is recorded from the point of view of the business and not from the point of view of businessman। जब भी हम अकाउंट्स कर रहे हैं, हम अपने आप को हमेशा बिजनेस सोचेंगे तो हम अकाउंट्स कर पाएंगे। कभी भी अपने आप को बिजनेस मैन मत सोचना, ओनर मत सोचना, अपने आप को हमेशा बिजनेस सोचना। क्लियर है ये? इसी वजह से ओनर जो पैसा लगाता है बिजनेस में, जिसको कैपिटल भी बोलते हैं, वो कैपिटल बिजनेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी होता है, क्योंकि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। तो बिजनेसमैन जो भी पैसा लगाया है बिजनेस में, दैट मनी इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए वो पैसा लाइबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा किसी और से लिया है और वो पैसा हम वापस करेंगे। इसीलिए कैपिटल को लाइबिलिटी के जैसा ट्रीट किया जाता है। कैपिटल इज कॉल्ड एज द इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। क्लियर? तो देखना, पढ़ेंगे इसके अंदर प्रिंसिपल्स क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस एंड बिजनेसमैन are considered as two separate and distinct entities। बिजनेस और बिजनेसमैन को टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटीज माना गया है। ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। सारा ट्रांजेक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होता है?
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस मैन। समझ में आ रहा है? ये सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जहां पे अकाउंट्स करते वक्त हम अपने आप को हमेशा बिजनेस मानेंगे, ना कि बिजनेस मैन। क्लियर? हेंस द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, मालिक जो पैसा लगाता है बिजनेस में, इट इज एन इंटरनल लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही मालिक जो पैसा बिजनेस में लगाता है वो पैसा बिजनेस के लिए एक इंटरनल लाइबिलिटी है। ऑल द प्रॉफिट एंड लॉस बिलोंग्स टू द ओनर, जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो ओनर का रहेगा। मतलब एनी प्रॉफिट विल बी एडेड टू द कैपिटल, कैपिटल में प्लस कर देंगे क्योंकि वो पैसा हम मालिक को देंगे, और अगर कोई भी लॉस होता है तो वो पैसा हम कैपिटल से माइनस करेंगे। क्लियर? तो ऑल द प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर एंड ऑल द लॉस also belongs to the owner. Clear? So this is the first accounting principle called as business entity or accounting entity principle. Next, second जो principle आता है उसका नाम है money measurement principle. नाम से पता चलता है मनी मतलब यहाँ पे obviously मनी के बारे में है, पैसा के बारे में है, और मेजरमेंट का मतलब होता है टू मेजर समथिंग, कोई चीज को मेजर करना, is called as measurement. तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये बोलता है कि ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन से टर्म्स में मेजर किया जाएगा। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का बोलना है कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस शुड बी मेजर्ड in terms of money only. Money is the only unit of measurement. Money ही एक लौता यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा, और जितना भी ट्रांजैक्शंस होगा, each and every transaction will be recorded in terms of money, which means that anything which cannot be calculated in terms of money, जो कि नॉन मॉनेटरी है, जो कि मनी के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं हो सकता, उन सब चीजों को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो मनी ही एक लौता यूनिट ऑफ मेजरमेंट है और सारा ट्रांजैक्शंस मनी के टर्म्स में ही रिकॉर्ड होगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता तो ऐसे नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है? देखना, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, all the transactions that can be measured in terms of money are recorded in the books of accounts. जो भी चीज मनी के टर्म्स में मेजर हो सकता है उन्हीं चीजों को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। मनी इज द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मनी जो है वो कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट है फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन। सारे ट्रांजैक्शंस को मेजर करने के लिए मनी इज द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन क्यों ना हो बिजनेस के अंदर, उन ट्रांजैक्शंस को मेजर किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि मनी ही को ही सिर्फ यूनिट ऑफ मेजरमेंट मानते हैं अकाउंट्स के अंदर। क्लियर? तो ऐसा करने से इस प्रिंसिपल का दो डिमेरिट्स है। पहला डिमेरिट है ट्रांजैक्शंस दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो चीज मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता आर नॉट रिकॉर्डेड। तो जो चीज मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता उन चीजों को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जबकि ऐसा हो सकता है कि नॉन मॉनेटरी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन बिजनेस में जो चीज नॉन मॉनेटरी है, जिसका वैल्यू मनी में नहीं कैलकुलेट हो सकता, वो सबको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे। राइट? नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ मनी इज चेंजिंग। पैसा का जो वैल्यू है वो बदलता रहता है, बट मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल डज नॉट कंसिडर द चेंज। मनी का वैल्यू बदलता रहता है। आज 20 साल पहले जो पैसा का वैल्यू था
20 साल पहले 100 रुपए का जो वैल्यू था, आज वो वैल्यू थोड़ी है 100 रुपए का, राइट? तो पैसा का वैल्यू बदलता रहता है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल जो है इस चेंज को रिकॉर्ड नहीं कर पाता, वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता रहता है जिस प्राइस पे वो खरीदा गया था उस प्राइस पे। जबकि आज के दिन में मनी का वैल्यू काफी बदल चुका है, बट मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल इस चेंजिंग वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता। क्लियर है? तो ये दो डिमेरिट्स है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के। पहला, जो चीज नॉन मॉनिटरी है, जिसका वैल्यू मनी के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं हो सकता, उन सब चीजों को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे। दूसरा, वैल्यू ऑफ मनी इज चेंजिंग, पैसा का वैल्यू बदलता रहता है, बट मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल जो है इस चेंज को कंसिडर नहीं करता, राइट? नेक्स्ट, तीसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या बोलता है, देखना, जो बिजनेस का टोटल लाइफ है, द होल लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग बिजनेस के लाइफ को डिवाइड किए हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड एज, ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। तो बिजनेस का जो टोटल लाइफ है, आज हम 50 साल बिजनेस करेंगे, तो ये जो टोटल लाइफ है बिजनेस का 50 इयर्स, इसको छोटे छोटे हिस्सा में डिवाइड किया गया है। हर एक हिस्सा जो है वो 12 महीना का है, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग पीरियड। क्यों डिवाइड किया गया है? सो दैट रेगुलर बेसिस पे परफॉर्मेंस कैलकुलेट हो सके। वरना क्या होगा, आज हम बिजनेस शुरू किए सपोज 2000 में, और 50 साल बिजनेस करेंगे, सपोज 2050 तक बिजनेस करेंगे, तो सीधा 2050 में प्रॉफिट कैलकुलेट करना सही रहेगा क्या? 50 साल का प्रॉफिट एक बार में कैलकुलेट करूंगा, ये ठीक नहीं रहेगा। क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दिन में प्रॉफिट कैलकुलेट करते रहना चाहिए। मतलब हर एक साल में प्रॉफिट कैलकुलेट करते रहना चाहिए। इसीलिए ये जो टोटल लाइफ ऑफ द बिजनेस है, इसको डिवाइड किया गया है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। क्यों स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? सो दैट परफॉर्मेंस जो है वो रेगुलर बेसिस पे कैलकुलेट हो सके। और ये जो छोटे छोटे पीरियड्स हैं जिसपे ये डिवाइड किया गया है, इन पीरियड को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर है ये? देखना, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, द लाइफ ऑफ अ बिजनेस is broken into small periods। तो जो लाइफ ऑफ द बिजनेस है उसको हम लोग छोटे छोटे हिस्सा में डिवाइड किए हैं, सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल, सो दैट परफॉर्मेंस जो है वो रेगुलर बेसिस पे कैलकुलेट हो सके। कौन कैसे ईयर डिवाइड करते हैं? दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक जो सबसे कॉमन है और एक जो थोड़ा अनकॉमन है। सबसे पहला कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है? 1 जनवरी को शुरू होगा, जैसे शुरू हुआ 1 जनवरी 24 को और खत्म हो जाएगा 31/12/24 को। ऐसे ईयर को क्या बोलते हैं हम लोग? दिस टाइप ऑफ ईयर इज कॉल्ड एज कैलेंडर ईयर। इसको कैलेंडर ईयर बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है, ईयर स्टार्ट होगा सपोज 1/4/2024 को और खत्म होगा नेक्स्ट ईयर में 31/3/2025 को। ऐसे ईयर को हम बोलते हैं तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? तो दो टाइप का ईयर होता है, वन कैलेंडर ईयर, सेकेंड फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जो होता है 1 जनवरी को स्टार्ट होके उसी साल को 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। नॉर्मली हमारे कैलेंडर्स में ऐसे दिया रहता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, इसीलिए इसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। और दूसरा हो गया फाइनेंस में यूज होने वाला, अकाउंट्स में यूज होने वाला ईयर, कॉल्ड एज द फाइनेंशियल ईयर, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1/4/2024 and ends on the next year 31/3/2025। क्लियर? जब हम प्रोनाउंस करते कौन सा ईयर चल रहा है तो हम बोलते हैं 2024-25 चल रहा है।
और जब यहां पे बोलते हैं कौन सा ईयर चल रहा है तो हम बोलते हैं 2024 चल रहा है। क्लियर है? तो यहां सिर्फ 2024 है और यहां क्या है, स्टार्टिंग है 2024 से और एंडिंग कब है, 2025 को। क्लियर है? दिस इज द थर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉल्ड एज द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। मेटेरियलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। द वर्ड मेटेरियलिटी मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन और एन इवेंट। अब मेटेरियलिटी किसको बोलेंगे? कोई भी चीज जो हमारे लिए रेलिवेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वैसे चीजों को हम बोलते हैं मटेरियल। ठीक है? मेटेरियलिटी प्रिंसिपल बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शंस मटेरियल है, जो भी ट्रांजैक्शंस रेलिवेंट है, जो भी ट्रांजैक्शंस इंपॉर्टेंट है, उसको प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना जरूरी है। अब जो चीज मटेरियल नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, नॉन मटेरियल चीजों को भी रिकॉर्ड करेंगे, बट मटेरियल चीजों को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना जरूरी है। नॉन मटेरियल में हम हो सकता है कि अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकें, बट मटेरियल चीजों में हम बिल्कुल जैसे होना चाहिए वैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब कोई चीज जो है मटेरियल कब होगा? जब उससे मुझे फर्क पड़ता है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, तो वो मेरे लिए मटेरियल होगा। अब मेरे लिए बोलूंगा तो मेरे लिए 1000 रुपया मटेरियल है, बट हो सकता है मुकेश अंबानी के लिए 1000 रुपया मटेरियल नहीं है, छोटा सा अमाउंट है 1000 रुपया उसके लिए, बट मेरे लिए तो बड़ा अमाउंट है। तो मेरे लिए 1000 रुपया मटेरियल होगा, बट मुकेश अंबानी के लिए 1000 रुपया मटेरियल नहीं होगा। तो किसके लिए मटेरियल है या नहीं है वो डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। हो सकता है मेरे लिए 1000 रुपया मटेरियल हो, बट किसी दूसरे बिजनेस के लिए हो सकता है 1000 रुपया मटेरियल ना हो। क्लियर? देखना, इट रेफर्स टू इंपॉर्टेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस। एन आइटम इज कंसिडर्ड एज मटेरियल। एक चीज को मटेरियल कब बोलते हैं? व्हेन इट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टर। जब एक इन्वेस्टर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तब हम उसको मटेरियल बोलेंगे। समथिंग इज मटेरियल और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस। तो बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है कि मटेरियल है या फिर नहीं है। एन आइटम कैन बी मटेरियल फॉर वन एंटरप्राइज बट मे नॉट बी मटेरियल फॉर द अदर। जैसे मेरे लिए 1000 रुपया मेरे लिए मटेरियल है, बट मुकेश अंबानी के लिए 1000 रुपया मटेरियल नहीं है। क्लियर? कैलकुलेशन और स्टेशनरी आइटम्स परचेज्ड आर क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेटेरियलिटी के वजह से ये जो कैलकुलेटर्स हम खरीदते हैं या छोटे मोटे स्टेशनरी आइटम खरीदते हैं, जैसे स्टेपलर हो गया, ये सब वैसे तो चलेगा मोर देन 1 ईयर। चलेगा कि नहीं मोर देन 1 ईयर? कैलकुलेटर आराम से चलेगा सर, मोर देन 1 ईयर चलेगा। तो अगर मोर देन 1 ईयर चलेगा तो कौन सा खर्चा होना चाहिए? ये होना चाहिए था कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट इसका अमाउंट इतना कम है, इसका अमाउंट इतना लेस है, इतना इमटेरियल है। कैलकुलेटर कितना रुपया का होगा सर? 200 रुपया का कैलकुलेटर होगा। क्या 200 रुपया मटेरियल है? मैं मान रहा हूं कि 200 रुपया यहां मटेरियल नहीं है, और नॉर्मली हर एक बिजनेस में 200 रुपया तो इमटेरियल ही है। तो 200 रुपया क्योंकि इमटेरियल है, इसीलिए हम उसको अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो मटेरियल नहीं है। भले वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन क्योंकि वो इमटेरियल है इसीलिए हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लिखेंगे तो चलेगा। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द फोर्थ अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉल्ड एज द मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। हम 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अभी तक पढ़े हैं, अभी और बहुत सारे प्रिंसिपल्स बचे हुए हैं। कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पे हम कुछ और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। कंप्लीट वीडियोस हम लोग यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।